तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11th साइंस का वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे, जो कि फिजिक्स के अंदर आता है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल, साउंड और वर्क एंड एनर्जी आता है, जो कि टर्म 2 के अंदर आते हैं। तो अगर हम बात करें वर्क होता क्या है, तो वर्क अगर सिंपल टर्म में बात करें तो स्टडी करना, सिंगिंग करना, रीडिंग करना, टॉकिंग करना, ये सारा काम हमारा वर्क है। हमारी लैंग्वेज में ये वर्क है। पर क्या साइंस भी इसे वर्क मानता है? तो ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में देखा होगा कि साइंस जो है वो इन चीज़ों को नॉट कंसिडर्ड एज अ वर्क, मतलब कि इसको वो वर्क नहीं मानता। तो अब साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है? तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या है? जो भी चीज़ जहाँ पर फोर्स लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल वेट लिफ्टिंग। अब वेट लिफ्टिंग क्या होता है? आप कभी जिम गए हो तो आपको पता होगा, यहाँ पे हैवी वेट्स को उठाया जाता है। अब जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो उस केस में, तो आपने बहुत ज़्यादा वेट ले रखा है, मतलब जो बारबल होगी उसके अंदर क्या होगा? वेट डाल रखे होंगे। तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग से आपके ऊपर फोर्स भी लग रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है? आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग क्या कहलाएगा? हमारा वर्क कहलाएगा एज अ साइंस के टर्म से। दूसरा, आपने एक चेयर उठा के क्या करी? एक साइड से दूसरी जगह रख दी, तो वहाँ पे भी काम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चेयर पहले दूसरी जगह रखी थी, अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। साथ ही साथ उसको उठाने में कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा, तो इस वजह से हम उसे भी क्या कहेंगे कि हाँ भैया ये काम हुआ है। थर्ड केस है लिफ्टिंग अ बुक फ्रॉम शेल्फ टू टेबल। आपने क्या करी? एक टेबल से बुक उठाई या फिर शेल्फ से एक बुक उठाई, उसे टेबल पे रख दिया, तो उस केस में भी काम हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने उस टेबल से बुक को उठाया और दूसरी जगह पे रखा, तो वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है और साथ के साथ आपने फोर्स लगाया होगा। तो इस वजह से साइंस के टर्म्स में काम वही होता है जहाँ पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स लगेगा। तो अब जैसे और एग्जांपल है, तो यहाँ पे सिंपली बता रखा है अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, तो हम उसे काम कहेंगे, या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम उसे काम कहेंगे। अदरवाइज हम उसे काम नहीं कहेंगे। अब ऐसा कौन सा काम है जिसे हम काम कहेंगे नहीं? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पापा पूरे दिन एक बॉक्स लेके सर पे खड़े थे और पापा थक के बोले कि भैया पानी लेके आओ। आपने कहा कि भैया पापा पानी क्यों चाहिए? आपने कोई काम ही नहीं किया। तो वैसे फ्लाइंग चप्पल आएगी, पर नॉर्मली फ्लाइंग चप्पल आएगी, पर यहाँ पे सच अगर हम साइंस के टर्म में देखें तो सच में कोई काम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कुली भैया थे, उन्होंने लोड लेके वो खड़े थे, एक ही जगह पे खड़े थे, तो वहाँ पे भी काम नहीं होगा। सेम पापा वाले केस में भी काम नहीं हुआ, क्योंकि पापा जो थे वो सर पे लेके एक ही जगह खड़े थे। उनके बीच क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया? नहीं किया, तो उस केस में वो काम नहीं कहलाएगा। अगर हाँ वो सामान लेके इधर से उधर घूमते, तो फिर उसे हम वर्क कहते हैं। पर अगर आप एक जगह खड़े हो और उसे काम कह रहे हो, तो वहाँ पे उसे काम हम नहीं कहेंगे। तो अगर मैं बोलूँ फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, तो फॉर्मूला होता है बच्चा, वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले दीदी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता दो। तो फोर्स का मतलब होता है अ फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को आप खींच रहे हो या धकेल रहे हो, उसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो उसे हम फोर्स कहेंगे। जैसे कि आप कभी शोरूम वगैरह पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पुल और पुश लिखा होता है गेट के ऊपर, मतलब खींचना और धकेलना जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम दें तो एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसने 5 kg की क्या ले रखी है? गैलन ले रखी है। क्या वो उठा पाएगा? उसे नहीं उठा पाएगा। दैट मीन्स वो कैपेबल नहीं है, तो उसका फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, मतलब वो फोर्स नहीं लगा पाया। पर अगर वही हम उठाएं तो हम आराम से उठा लेंगे, तो उसी को हम फोर्स कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, किसी स्टार्टिंग पॉइंट, रुक जाओ मैं इसका पेन चेंज कर लेती हूँ, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई बच्चा है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है और वो यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये इसने डिस्टेंस कवर किया है, इसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब कि उसने चलना यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे पहुँचा, इन दोनों का डिफरेंस वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एक और चीज़ आती है कि चलो डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, हमें फोर्स समझ आ गया, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है? तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब सबसे पहले बच्चों को क्वांटिटी ही नहीं पता कि क्वांटिटी क्या होता है, तो 2 तरह की क्वांटिटी होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, खाली
मैग्नीट्यूड से भी काम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। पर वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जहाँ पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। पर डिस्टेंस अगर कोई बता रहा है तो उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी। तो अब हम क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे। क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। पर स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जहाँ पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, खाली डिस्टेंस है, उसमें भी क्या है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। सेम वर्क है, उसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो सेम अगर पूछे पेपर में कि वर्क क्या है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब आया यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या है? तो बच्चा अगर आपने ध्यान दिया हो उसका फॉर्मूले पे वर्क के, तो देखा होगा कि वर्क इनटू में, वर्क की जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू में फोर्स, सॉरी। तो अब आते हैं हम यूनिट ऑफ वर्क पे। वर्क का आपने फॉर्मूले पे ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि वर्क इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब इसी फॉर्मूले से हम आपको यूनिट बना के देंगे। जैसे फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अब ये न्यूटन कैसे हुआ? क्योंकि हमारे एक भैया थे न्यूटन भैया, जिन्होंने फोर्स की खोज की थी, और उनको सम्मानित करने के लिए हमने एन जो था वो सिंबल रखा था फोर्स का। तो इस वजह से न्यूटन को हम नापते हैं किसमें, एन में नापते हैं। न्यूटन में, सॉरी, फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में मापा जाता है। सेम अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को किस में नापा जाता है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह का डिस्टेंस है जिसे हम मीटर में नापते हैं। इसको हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर बन जाएगा। इसके साथ साथ इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो वर्क की दो ऐसा यूनिट होती है, एक न्यूटन मीटर और एक जूल। अब मैं इतनी देर से ऐसा यूनिट कर रही हूँ, कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा कि दीदी ये ऐसा यूनिट होता क्या है। तो अगर हम बात करें ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये एक तरह का मेजरमेंट यूनिट है। ये क्या करता है, हेल्प करता है चीज़ों को नापने में। जैसे आपने देखा होगा मिल्क लेके आते हो तो आप किस में लेके आते हो, लीटर में लेके आते हो। आप फ्रूट्स लेके आ रहे हो, कोई जैसे बनाना को छोड़ दे, बनाने को तो हम दर्जन में लेके आते हैं, पर जैसे सेब लेके आ रहे हैं तो उसे हम किलो में लेने जाएंगे। तो ये जो बात है ऐसा यूनिट इसे बोलते हैं, जो क्या करती है, हेल्प करती है मेजरमेंट करने में। सेम अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क भी जब भी आएगा तो उसके पीछे हम या तो जूल या तो न्यूटन मीटर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने काम किया 10, अब इसे खाली हम 10 नहीं छोड़ेंगे, या तो हम 10 जे लगा देंगे जिसे जूल भी बोलते हैं, या फिर हम 10 न्यूटन मीटर लगा देंगे। क्लियर? तो अगर बात करें एक जूल किसके बराबर होता है, तो एक जूल 1 न्यूटन 1 मीटर के बराबर होता है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जब द मोर डिस्प्लेसमेंट द मोर वर्क इज डन, मतलब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा वर्क होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा था, वो पहले यहाँ खड़ा था और यहाँ से यहाँ कूद रहा था। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उसने थोड़ा हाई जंप किया और उसके बाद वो यहाँ से अब यहाँ कूदने लगा। तो उसने अपना जो यहाँ से यहाँ कूदा है, अब उसने अपना फोर्स बढ़ाया, अपना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया, तो इस केस में क्या होगा, वर्क भी ज़्यादा होगा। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे अभी बीच में इस टॉपिक के एंड में, क्योंकि हमें पूरा वर्क करा के फिर इसके क्वेश्चंस लूँगी, देन एनर्जी पे आएंगे हम। अगर हम बात करें वर्क कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वर्क 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, तो पॉजिटिव वर्क वो वर्क होता है जहाँ पर जो काम है वो सेम डायरेक्शन में किया जा रहा है। जैसे कि मान के चलो ये एक लड़की है जिसका नाम तितली है, तो ये लड़की है, इसका नाम क्या है, तितली है, इसकी 2 चोटी। ये लड़की इस बॉक्स को इस साइड से धक्का मार रही है, और ये बॉक्स जो वो इसी साइड जा रहा है। तो जिस साइड लड़की ने धक्का मारा और उसी साइड क्या है, हमारा बॉक्स जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क है। सेम अगर हम बात करें नेगेटिव वर्क की, तो मान के चलो यहाँ पे फिर से तितली आ गई और यहाँ पे तितली है और यहाँ पे एक हल्क खड़ा है। हल्क, उसका फोटो मुझे बनाना नहीं आता, बट ट्राई। अब यहाँ पे बीच में बॉक्स रखा है, तितली इस साइड धक्का मार रही है और ये हल्क है वो इस साइड धक्का मार रहा है, और एट द एंड हल्क जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जो बॉक्स है वो इसी साइड चला गया। अगर वो बॉक्स इसी साइड चला गया तो तितली के अपोजिट डायरेक्शन में काम हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फोर्स कहेंगे या नेगेटिव वर्क कहेंगे।
सेम अगर ज़ीरो फोर्स क्या होता है, तितली एक दिन सुबह सुबह उठी और उसको लगा कि उसका घर थोड़ा छोटा लग रहा है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने घर की दीवारों को थोड़ा धक्का मार के पीछे कर देती हूँ और फिर हमारा घर बड़ा हो जाएगा। तो तितली उठी सुबह सुबह और उसने क्या किया, उसने डिसीजन लिया कि मुझे क्या करना है, अपनी वॉल को धक्का मारना है और पीछे करना है। चलो देखते हैं फिर तितली ने क्या, उससे उसके घर की दीवार पीछे हुई तो ये दीवार बन गई है। अब इस दीवार पे तितली धक्का मार रही है, पर वो सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करती रही, पर ये धक्का मारने के बाद भी उसकी जो दीवार है वो टस से मस नहीं हुई, ना इधर किसकी ना इधर किसकी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, जो तितली का काम था वो क्या था, ज़ीरो था। क्यों? क्योंकि उसने फोर्स तो पूरा लगाया, पर क्या उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ? अगर ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि फोर्स जो है हमारा या वर्क जो है हमारा वो क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ तक हमने अभी वर्क को कंप्लीट किया है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम एनर्जी को कंप्लीट करेंगे और उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। एनर्जी वाले जो पार्ट शुरू किया जाएगा उसी में शुरुआत में पहले वर्क के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हम एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्दर एनर्जी के भी क्वेश्चंस उसी के अंदर एंड में मिल जाएंगे आपको। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।